अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बातें तो करने को बहुत होती हैं और ढेर सारी बातें, आज तो वैसे ही इतनी ज़्यादा बातें हैं, अगर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैं बोलना चाहूँ तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि महदूद बातें रहें और टू दी पॉइंट रहें, ज़्यादा कोई लेंथी और इधर उधर की बातें ना हो सकें। ज़ेर बहस मौजू आज रहेंगे नैब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। नैब नोटिस के हवाले से मरियम नवाज़ को नोटिस जो जारी हुआ, उस्मान बुज़दार साहब को जो नोटिस जारी हुआ हाज़िरी के लिए, हाज़िर हो उस काम के लिए, फिर फ़र्द जुर्म आयद हुई आज और कुछ नैब की कोर्टों की प्रोसीडिंग चली, उस पर बात होगी। फिर अरशद मलिक साहब को जो हटा दिया गया उस पर बात होगी और कोशिश करूँगा साथ साथ कि नैब आगे क्या करने जा रहा है उस पर भी बात कर सकूँ। देखें, एक बात मैं बताता चलूँ, चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकॉन क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को 2 साल पूरे हो गए हैं। डिफरेंस का है, करप्शन के इल्ज़ामात पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर, ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार पे आम ज़बान ज़द आम है और आसपास जो उन्होंने लोग बिठाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी कॉरिडोर में खेलते हैं कि जहां करप्शन करना बड़ा आसान है। वो आने वाले दिनों में आप तक सारी चीज़ें आती रहेंगी। उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का मैं आज से नहीं, पिछले 5 माह से बात कर रहा हूँ। मेरे वीलॉग्स देख रहे हैं, मुतवक्को वज़ीर आला जो होना है उनका नाम मैंने दिए, लेकिन यहाँ 2 बड़ी जगहों पर बात हुई है। यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं जो बहुत कंसर्न है इस हवाले से कि ये मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ये करप्शन का, अगर इमरान खान नई गवर्नमेंट अगर आई है, तब्दीली सरकार आई है, तो तब्दीली सरकार नज़र आनी चाहिए। ये नहीं कि वही रवायती तरीक़ाकार और वही स्टाइल चलता रहे। तारीख़ बदल रही है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत वक्त को भी नैब अपने ही दौर में बुला रही है। ये चैलेंज है मेरा। और इतनी बड़े ओहदे पे इतना बड़ा ताकतवर वज़ीर आला पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब की ताकतवर आदमी है और उसको बुलाना, ये रवायत अच्छी कायम हो रही है। अच्छा, कई दोस्त कहते हैं कि शरारत तुम्हारी है। नहीं, शरारत नहीं, आई मीन इट। मैंने रिक्वेस्ट की अपनी टीम को कि वो 20 अप्रैल का कंप्लेंट, 2 कंप्लेंटें दायर की थी। एक तो ये लेकर के लाइसेंस, शराब के लाइसेंस के हवाले से जिस तरह दिया गया, किस तरह फ्रंटमैन ने पैसे बनाए, दूसरी जो हेलीकॉप्टर इंश्योरेंस के हवाले से जो एडवांटेज दिया गया वो, उसका मैंने वाज़े तौर पर ये 2 कंप्लेंटें दायर की थी। दोनों कंप्लेंटों के हवाले से मैंने कोई रिक्वेस्ट तो की है, अगर वो टीम साथ चला देगी तो ठीक है, वरना ये कंप्लेंट्स इन बॉक्स में कोई दोस्त कहेगा तो मैं उन तक शेयर कर दूँगा। मेरी बाकायदा उन कंप्लेंटों पर हुकूमत पंजाब की तरफ से भी जवाब आया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के भी जवाब आया कि मामला भिजवा दिया एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को। इशू बड़ा सीधा सा है। एक तो बैन है, लाइसेंस मिल नहीं सकता, पॉलिसी रिलैक्स की गई। फिर एक मुस्लिम को लाइसेंस नहीं मिल सकता, ठीक है जी। फिर अगर लाइसेंस देना है तो कैसे लाइसेंस आपने रिलैक्स कैसे कर दिया आपने? फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल आगे पीछे आई, जिसकी वजह से ये कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये काम तो कर गुजरे थे ना, करने वाले लोग तो कर गुजरे थे। दूसरा जो इशू है वो मरियम नवाज़ साहिबा वाला है। आपको पता है जाती उम्रा प्राइवेट लिमिटेड कह दें, महल सिरे महल, व नाम तो ऐसे ही कहते हैं, जाती उम्रा पैलेस, इसकी ज़मीन लेने का बड़ा एक प्लान मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि जाती उम्रा के लिए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन है। डेडिकेटेड का मतलब है ख़ास तौर पर सुई गैस की लाइन है, ख़ास तौर पर पानी की लाइन, पानी का पाइप है और सिक्योरिटी वाल जो है ना वो आपके और मेरे पैसों से बनाई गई थी। ये ज़मीन जब लेना शुरू की तो उस वक्त DCO लाहौर गालिबन अताउल्ला मेंगल साहब थे, आज चीमा इनके साथ बैठे हुए थे। तो इन्होंने इस महल में जो एरिया लोकेट किया तो इन्होंने आसपास ज़मीनें लेनी थी। उसके लिए बड़ा आसान तरीका किया। क्या आसान तरीका किया?
और ये मास्टर प्लान यही तो ज़्यादती हुई कि हाउसिंग सोसाइटी हैं जो हाउसिंग सेक्टर से पैसे मिलने थे वो मिल ना सके। बड़ी तबाही की है शहबाज शरीफ साहब ने। 1000 अरब के करीब पैसा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता था हाउसिंग सोसाइटी अगर रेगुलराइज कर देते। ये जो ग्रीन के चक्कर में और ग्रे के चक्कर में डाल दिया, यानी रेजिडेंशियल एरिया था अच्छा भला, उसको एग्रीकल्चर बदल दिया, यानी यहाँ पर कोई घर नहीं बना सकता। और औने पौने दामों ये ज़मीनें ख़रीदी गई। मरीम नवाज साहबा कहा जा रहा था 200 कनाल, ये 200 कनाल नहीं है, गलत है, अब तक इन्फॉर्मेशन है। ये 1440 कनाल है मरीम नवाज साहबा और 180 एकड़ के करीब बनती है। और उनकी शमीम साहबा जो वालदा साहबा नवाज शरीफ साहब की और दादी हैं मरीम नवाज साहबा की, 1936 कनाल उनके ज़मीन 242 एकड़ बनती है। अब मरीम नवाज ने जगह जो ख़रीदी, ये पैसा कहाँ से आया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिफ्टों की शक्ल में आया या टीटीओ की शक्ल में आया, ये चीज़ें सारी आपके सामने आ जाएंगी। नैब इंक्वायरी कर रही है। 12 तारीख को इनको भी बुलाया, 12 तारीख को बुज़दार साहब को भी बुलाया, 11 तारीख को गालिबन मेरी इतला के मुताबिक जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर जनरल एक्साइज़ या बाकी सेक्रेटरी एक्साइज़ जो लिकर का शराब के परमिट में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के हवाले से ये सारी बात आपके सामने आ जाएगी। यानी यहाँ एक बात बताता चलूँ मैं, उस्मान बुज़दार साहब जाना है तो 2 बजे, अगर पीटीआई के देखे बड़ा रिस्क होना है यहाँ पर, मैं वक्त से पहले बता दूँ, क्योंकि ये चांस ऐसा होना है। और साथ साथ चौधरी परवेज़ लाई साहब उनके बारे में भी चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं और वो भी मैं कह चुका हूँ। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम गलत लगाया था। इस दौर की तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है नहीं, वो तो पुराने दौरों की है। जब वो जाते हैं तो पंजाब में गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ सकती है और यहाँ एडवांटेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ लीग के साथ मिलकर ले सकती है। लेकिन बात वही है, हुकूमत कोई भी आ जाए, नैब किसी के काबू में आने वाली नहीं है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बता दूँ आपको। लेकिन ये एक साजिश चल रही है और एक हो सकता है कि जगह कोशिश भी हो रही हो, ये भी हो रहा है। दूसरा जो इशू है, बड़े अरसे से कह रहा हूँ, रमज़ान शुगर मिल में नाले वाले केस में वो कह रहे थे केस कोई नहीं, आज फ़र्द जुर्म आयद होगी। बड़ी भागने की कोशिश की, पतली गल से निकलने की कोशिश की शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने कि 265 की दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा 6 महीने की तैयारी नहीं की, हाँ बहस करें और आज फाइनली फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब चाहिए उन्हें भी शहबाज शरीफ कहो, हमजा शहबाज को दरख्वास्त देना, रोज़ाना के केस बुनियाद पर केस को समाप्त करो और 30 दिन उनके अंदर ट्रायल कंक्लूड करें। इस तरह शाहिद खान अब्बासी के LNG के केस के हवाले से उसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस गालिबन दायर हो गया। मिफ्ता इस्माइल वगैरह हैं, उसमें भी बातें की गई कि जो टैक्स दिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग को समझने की बात है, टेक्निकल इशू है। मनी लॉन्ड्रिंग तो जुर्म है ना। जैसे मैंने आपको कहा स्मगलिंग एक आदमी करे और टैक्स दे दे, पैसा कहे जी स्मगलिंग जुर्म नहीं है, मैंने टैक्स दे दिया है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग पे जब आपने मनी लॉन्ड्रिंग है तो मनी लॉन्ड्रिंग है ना जी, उस पर आप टैक्स दे भी दें तो मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म ऐसे वाइप आउट नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए। साथ साथ एक बात और बताते चलिए आपको, नैब ने जो कमियां थी, जैसे उन्होंने 120 ऑफिसर कोटे बनाने के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, सेक्शन 28 का मैंने कल जिक्र किया था, आर्टिकल 140 का जस्टिस काजी फाइज साहब ने जिक्र किया था। वहाँ नैब को इख्तियार है कि कंसल्टेंट, एक्सपर्ट, एडवाइज़र, मौका आ गया फॉरेंसिक, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि फॉरेंसिक अच्छे रखने चाहिए, हर फील्ड के एक्सपर्ट इन्हें हायर करने चाहिए। और नैब ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि अच्छे ऑफिसर ढूंढ कर जो कंसल्टेंट हों, एडवाइज़र हों, वो रख के इन मामले को सारे फॉरेंसिक को, जो बैंकिंग में एक्सपर्ट हों, जो कॉर्पोरेट एक्सपर्ट हों, और वो वकला भी शायद इसमें हायर किए जा सकते हैं। और सेक्शन 28 इजाज़त देता है इस बात की, सेक्शन 28 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस इजाज़त देता है। तो नैब बड़े ज़ोर से आया, ईद कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी होगी और ये कौम, ये मुल्क आगे चलना है। करप्ट आदमी कोई भी हो, हुकूमत में बैठा हो, जहाँ कहीं बैठा हो, कोई बचत नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लाहौर में आए, कोर कमांडर यहाँ पर रिटायर्ड जनरलों से मुलाकात की और वहाँ क्या शिकायतें हुई, क्या बातें हुई, वो सारी रिकॉर्ड की बातें हैं। यहाँ कंप्रोमाइज़ या किसी को लिवरेज मिलना मुझे नज़र नहीं आता है। यहाँ जो छड़ी है वो चल रही है, तलवार है वो चल रही है, जो आएगा वो कट जाएगा। आखिर में अरशद मलिक साहब के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ, अरशद मलिक साहब को बाकायदा रिमूवल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और ये नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार लाहौर बहादुर अली ख़ान साहब ने जारी किया है, मंजूरी के बाद जारी किया उन्होंने। आपको पता है जस्टिस सरदार अहमद नईम इंक्वायरी ऑफिसर ने, उन्होंने मेजर पेनल्टी का कहा था रिमूवल ऑफ सर्विस का। और फिर यहाँ पर इंतज़ामी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होती है, उन्होंने भी इसको मेजर पेनल्टी का उन्होंने दरख्वास्तें दी थी, अपनी तरफ से 2 दरख्वास्तें दी थी। डेटे मैं भी आपको बता देता हूँ, ये 2 दरख्वास्तें थी उनकी तरफ से।
2 जून 2020 और 3 जुलाई अर्ली रिटायरमेंट के हवाले से वो दरख्वास्तें भी इनकी मुस्तरद कर दी गई हैं और इनको रिमूव कर दी गया। अब इनके पास राइट है अपील फाइल करने का। और ये मैं फिर बताता चलूँ, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं अरशद मलिक साहब को जो अपने ऑफिस टाइम के अंदर या जाफराव के हवाले से तो मिलते रहे, नवाज शरीफ साहब से, नासिर भट्ट साहब से या ना बाकी लोगों से मिलते रहें। इसका नवाज शरीफ के केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज शरीफ के केस में जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हो चुकी है और सज़ाएं हो चुकी हैं, कोई एविडेंस में कोई चीज़ नहीं, कोई झोल नहीं है एविडेंस के अंदर। तो इस केस को उससे मिलाने की फिर बातें कोशिश करती हैं, फिर वो मिठाइयाँ बांटते हैं। अरशद मलिक को सज़ा मिली है जो बाद में आकर अरशद मलिक ने फ्लैगशिप केस में बरी किया है। और जबकि अगर देखा जाए एवनफील्ड फील्ड में सज़ा 10 साल हुई तो उसमें 7 साल सज़ा दी गई है। तो यहाँ एडवांटेज दिया गया है अरशद मलिक साहब को। बातें सिर्फ इतनी ही करनी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।